नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था, मतलब एक्साइटेशन चेंज होने से रिएक्टिव पावर या फिर रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, चेंज होता है करंट का। ठीक है, ये चीज़ है। तो रिएक्टिव कंपोनेंट चेंज होगा जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, चेंज होता है। ये पावर फैक्टर चेंज होता है। जबकि एक्साइटेशन चेंज करने से इनफाइनाइट बसबार से जुड़े अल्टरनेटर का एक्साइटेशन चेंज करने से क्या होता है, वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज या बसबार वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर एक सिंगल अल्टरनेटर है, वो डेड लोड को सप्लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर फील्ड एक्साइटेशन हम चेंज करेंगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन पावर फैक्टर उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आई कास फाई एक्टिव कंपोनेंट नहीं चेंज होता है, इसलिए एक्टिव पावर भी कांस्टेंट रहता है। एक्टिव पावर भी कांस्टेंट रहता है। देखिए, होता क्या है कि P बराबर होता है वी आई कास फाई। तो आई कास फाई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और V तो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। V तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, P भी हमारा वी आई कॉस फाई ये सब क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन रिएक्टिव पावर क्या होगा, चेंज होगा। ये एक्साइटेशन चेंज करने की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस केवल अपने आप से चेंज हो गया। अब देखिए, रिएक्टिव कंपोनेंट के चेंज होने की वजह से रिएक्टिव कंपोनेंट के चेंज होने की वजह से रिएक्टिव पावर चेंज होता है। देखिए, होता क्या है कि अब P आर रिएक्टिव पावर बराबर होता है वी आई साइन फाई। इसको हम किस में, देखिए, जो एक्टिव पावर होता है P बराबर वी आई कास फाई, इसे किलोवाट या मेगावाट जिसमें भी मेजर करते हैं, लेकिन इसे kVAR में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई साइन फाई नॉट कांस्टेंट नहीं है, बट V क्या है, कांस्टेंट है। तो आई साइन फाई अगर चेंज हो रहा है तो रिएक्टिव पावर भी क्या होगा, चेंज होगा। रिएक्टिव पावर चेंज होगा। समझ में आया? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो रिएक्टिव पावर आपका क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल में आपका क्या होता है, जैसे एक पावर हमारा KVA होता है, एक P बराबर V इंटू आई होता है। ठीक है, एक P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका वी आई कास फाई और एक होता है वी आई साइन फाई। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपका वी आई मिलेगा। तो वी आई P बराबर V इंटू आई को क्या बोलते हैं, इसे PA के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप, अपैरेंट पावर। ठीक है, और P बराबर वी आई कास फाई को क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। ठीक है,
देखिए ये आपका क्या है, वोल्ट एम्पियर या केवीए में होता है। क्या होता है, केवीए में, केवीए में होता है, ठीक है। और ये क्या है, किलो वाट में होता है। और ये जो रिएक्टिव पावर है पी आर, इसको आप पी बोलते हैं, इसको आप पी आर बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, पी ए बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो पी आर बराबर वी आई साइन फाई। तो ये तो चेंज होता है, सिंपल सी बात है। इसको किस में मेजर करते हैं, के वी ए आर, किलो वोल्ट, के वी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, के वी ए आर। तो सोचिए साइन वाला कंपोनेंट हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, लंबवत कंपोनेंट, जबकि कास वाला कंपोनेंट हॉरिजेंटल होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वी आई या के वी ए। के वी ए आपका क्या होगा रिजल्टेंट, अगर देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होगा, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है के वी ए आर, समझ में आया। और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या है, किलोवाट है, क्या है, किलोवाट है, समझ में आया। और ये वाला जो कंपोनेंट ये वाला होगा ये के वी ए है, मतलब ये क्या है, पी ए है, ये आपका क्या है, पी आर है, और ये आपका क्या है, पी है, एक्टिव पावर। और यहाँ इसके और इसके बीच में जो एंगल पाया जाता है वो फाई है, समझ में आया, वो क्या है आपका फाई है, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक्साइटेशन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्साइटेशन अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये लंबवत कंपोनेंट हो गया, ये आपका एक्टिव कंपोनेंट हो गया, ये आपका के वी ए, और ये आपका क्या है, के वी ए आर है, ठीक है। और ये आपका किलो वाट है, ये एक्टिव पावर है, ये अपेरेंट पावर है, और ये क्या है, रिएक्टिव पावर है, ठीक है। इनके बीच जो एंगल है हमारा फाई, वो क्या है आपका। अब यहाँ से इसी फाई से अगर इसमें कास फाई ले लिया जाए तो कास फाई बराबर इसी को पावर फैक्टर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब सोचिए कि अगर एक्साइटेशन चेंज करेंगे, अगर एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो देखिए एक्साइटेशन चेंज अगर करेंगे तो उससे जो है के वी ए आर आपका क्या होगा, चेंज होगा, समझ में आया, चेंज होगा। तो अगर एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जो है पावर फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्साइटेशन चेंज करने से। मान लीजिए एक्साइटेशन हमने बढ़ाया, तो अगर एक्साइटेशन हमने क्या किया, बढ़ाया, एक्साइटेशन हमने क्या किया, बढ़ाया, तो के वी ए आर भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, रिएक्टिव पावर बढ़ेगा, रिएक्टिव पावर बढ़ेगा। तो पहले तो मान लीजिए इतना था, लेकिन अब बढ़ के कितना हो गया, देखिए किलोवाट अभी क्या है, कांस्टेंट है हमारा, लेकिन रिएक्टिव पावर की लाइन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, के वी ए आर हो गया। अब सोचिए कि यहाँ पर पावर फैक्टर एंगल अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो हमारा के वी ए है, के वी ए हमारा कांस्टेंट रहेगा, के वी ए हमारा, हाँ के वी ए भी चेंज होगा क्योंकि रिएक्टिव पावर चेंज हो रहा है, तो के वी ए भी चेंज होगा। तो यहाँ पे पावर फैक्टर एंगल पहले की अपेक्षा क्या हो गया, बढ़ गया। तो सोचिए जब पावर फैक्टर एंगल बढ़ जाएगा, तो पावर फैक्टर एंगल मतलब फाई अगर बढ़ जाएगा तो कास फाई का मान क्या होगा, कम होगा, मतलब पी एफ का मान क्या होगा, कम होगा, समझ में आया। अगर एक्साइटेशन और बढ़ा दिया जाए तो इसकी लाइन और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये एंगल हमारा और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर और डाउन हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए एक्साइटेशन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एक्साइटेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो के वी ए आर भी क्या होगा, कम होगा। एक्साइटेशन कम होने से रिएक्टिव पावर हमारा क्या होगा, कम होगा। तो कम होने से ये वाली लाइन क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड कम हो गया। अब ये हमारा एक्टिव पावर तो उतना ही है, किलोवाट हमारा उतना ही है, के वी ए आर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो अब क्या हो गया, देखिए के वी ए हमारा तो चेंज होगा। अब ये जो एंगल है, सोचिए पहले की अपेक्षा ये एंगल काफ़ी घट गया। तो जब एंगल घटेगा, पावर फैक्टर एंगल घटेगा, तो कास फाई भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, कास फाई हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब पी पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है एक्साइटेशन जब हम चेंज करते हैं तो फ्लक्स हमारा चेंज होता है, जिससे रिएक्टिव पावर चेंज होने की वजह से हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, चेंज होता है।
लेकिन पावर फैक्टर का मान केवल घटता बढ़ता ही नहीं बल्कि लीडिंग भी होता है, लैगिंग भी होता है और यूनिटी भी होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखाने क्या है बाकी हैं। देखिए, अगर एक्साइटेशन क्या है, लो एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एक्साइटेशन अगर क्या होगा, लो होगा, लो, ये सबसे पहला पॉइंट है। एक्साइटेशन अगर क्या होगा, लो होगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो होता है E इज लेस देन V होता है, मतलब जनरेटेड वोल्टेज बस बार वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इज लेस देन 1 होता है। और इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर वो हमारा क्या होता है, लीडिंग होता है, लीडिंग होता है। देखिए, यही चीज़ मैं फेजर डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये सिलेबस में दिया नहीं है, मैं बस आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर एक्साइटेशन क्या हो जाए, एक्साइटेशन आपका क्या हो जाए, हाई हो जाए, हाई, तो यहाँ पर क्या होगा, E इज ग्रेटर देन V होगा और पावर फैक्टर आपका लैगिंग होगा, लैगिंग होगा। ये केवल किस केस में है, जनरेटर के केस में है, जब अल्टरनेटर हमारा इनफाइनाइट बस बार से क्या हो, जुड़ा हो। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, रिजल्टेंट वोल्टेज ER से सिंक्रोनाइजिंग करंट ISY हमेशा लगभग 90 डिग्री लैगिंग होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, इनफाइनाइट बस बार है। अगर इनफाइनाइट बस बार है, इनफाइनाइट बस बार में नंबर ऑफ अल्टरनेटर बराबर क्या है, n है, और n बराबर आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, n बराबर इनफाइनाइट होने की वजह से Z इक्विवेलेंट बराबर आपका क्या होता है, 0 होता है, 0 ओम, 0 ओम इम्पीडेंस होता है। ये पांचवा नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखेंगे। इनफाइनाइट बस बार से जुड़े हुए अल्टरनेटर, इनफाइनाइट बस बार से जुड़े हुए अल्टरनेटर, इनफाइनाइट बस बार से जुड़े हुए अल्टरनेटर अल्टरनेटर के मध्य, अल्टरनेटर के मध्य लोड, लोड मतलब किलोवाट, वास्तविक लोड या फिर लोड, लोड का वास्तविक विभाजन, वास्तविक लोड का वास्तविक विभाजन, लोड का वास्तविक विभाजन स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है।
इस पे एक स्पीड लोड करैक्टरिस्टिक होता है, जो स्पीड और लोड के बीच में क्या किया जाता है, खींचा जाता है। तो स्पीड बढ़ाने से या स्पीड कम ज़्यादा करने से लोड क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो लोड ज़्यादा शेयर करेगा वो, स्पीड कम करेंगे तो लोड कम लेगा वो। समझ में आया? कुछ इस तरीके से है। तो क्यों भाई, लोड भी क्या है, पावर ही लेता है। तो सिंपल सी बात है, स्पीड पावर के समानुपाती होता है। तो स्पीड बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा लेगा वो। ठीक है। तो स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, मतलब जो वास्तविक इनफाइनाइट बसबार से जुड़े हैं अल्टरनेटर्स के मध्य जो है, जो लोड का विभाजन है वो किस पर डिपेंड करेगा, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जबकि केवीआर लोड का विभाजन, जबकि केवीएआर लोड का विभाजन, केवीआर लोड का विभाजन उनकी वोल्टेज लोड कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेगा, उनकी वोल्टेज लोड कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करेगा। वोल्टेज लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है तो उस पर केवीआर का विभाजन क्या करेगा, मतलब लोड चेंज होने से आपका वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, लोड चेंज होने से वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से रिएक्टिव पावर आपका क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, मतलब रिएक्टिव पावर का विभाजन होगा। सभी अल्टरनेटर को समान रूप से रिएक्टिव पावर का विभाजन करना चाहिए, अपना उसको लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा नहीं हो पाता है, तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज लोड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अल्टरनेटर के वोल्टेज लोड कैरेक्टरिस्टिक पे ये बात क्या करती है, डिपेंड करती है कि केवीआर का कैसे विभाजन होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इनफाइनाइट बसबार से मशीनों में जब कोई मशीन मोटर की तरह कार्य करती है, मोटर की तरह चलती है, कोई मशीन मोटर की तरह चलती है, मोटर की तरह चलती है, तो बसबार को सप्लाई देने के बजाय, तो बसबार को सप्लाई देने के बजाय, बसबार से सप्लाई लेने लगती है, सप्लाई लेने लगती है। मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारे अल्टरनेटर इनफाइनाइट बसबार से जुड़े हैं और किसी कारणवश अगर वो मोटर की तरह काम कर रहा है कोई एक अल्टरनेटर, तो वो बसबार को सप्लाई देगा नहीं, क्योंकि मोटर तो सप्लाई लेता है ना, मोटर सप्लाई लेकर के ही चलता है। तो वो बसबार को सप्लाई देने के बजाय बसबार से सप्लाई लेकर के वो मोटर की तरह काम करता है। ठीक है, इससे लोड धारा की दिशा अपोजिट हो जाती है। देखिए, जनरेटर के केस में, अगर जनरेटर है, हमने आपको बताया है कि जनरेटर के केस में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो करंट का भी डायरेक्शन आपका क्या होगा, ऊपर होगा। समझ में आया? लेकिन अगर मोटर है तो मोटर के केस में
मान लीजिए अगर वोल्टेज हमारा ऊपर डायरेक्शन है तो इसमें जो करंट के फ्लो होगी उसका डायरेक्शन नीचे होगा। तो वही कर रहे हैं कि जब ये जनरेटर था तो करंट जो है वोल्टेज दोनों फेज में थे, लेकिन जब ये मोटर की तरह काम करने लगा तो करंट की दिशा क्या हो गई, बदल गई। समझ में आया? ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि करंट की दिशा क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। फलतः उस मशीन का लैगिंग पावर फैक्टर पर, देखिए मोटर के केस में जब कोई अल्टरनेटर मोटर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे जब कोई अल्टरनेटर मोटर के रूप में काम कर रहा है तब, वो भी कब, जब इनफाइनाइट बस बार से क्या हो, जुड़ा हो। ठीक है, अगर मोटर के रूप में कार्य कर रहा है तब इसके पावर फैक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तब देखिए लैगिंग पावर फैक्टर ई इज लेस देन वी कंडीशन पे प्राप्त होता है, कंडीशन पर प्राप्त होता है। और लीडिंग पावर फैक्टर इज ग्रेटर देन वी कंडीशन पर प्राप्त होता है। समझ में आया? उल्टा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये मोटर की तरह काम कर रहा है। तो सिंक्रोनस मोटर भी पावर फैक्टर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर इज लेस देन वी पर मिलेगा और लीडिंग पावर फैक्टर जो है इज ग्रेटर देन वी पर मिलेगा। समझ में आया? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी तो मोटर बस आगे पढ़ेंगे, आपका अल्टरनेटर यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर E बराबर V है तो ये 100% एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन जब E बराबर V होता है। अगर E इज ग्रेटर देन V है तो एबव 100% एक्साइटेशन। ठीक है, अगर V इज ग्रेटर देन E है तो ये क्या है, अंडर 100% एक्साइटेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो अल्टरनेटर आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे मोटर के बारे में पढ़ाएंगे, मोटर के बारे में अब ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा है, तो अगले लेक्चर में मोटर चलेगा। ठीक है, तो 5-6 लेक्चर में मोटर भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।